हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छा होंगे। तो चलिए अपने इस इथिक्स सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं। हमारा फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज ये टॉपिक कंटिन्यू है। आज हम जो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज इम्पार्शियलिटी। इट इज बीइंग फेयर एंड अनबायस्ड, किसी के पक्ष में नहीं होना और निष्पक्षता के साथ व्यवहार करना। ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स इक्वली, किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को इक्वल ट्रीट करना। एंड रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल फीलिंग्स, रिलेशनशिप और प्रिजुडिस, अपनी कोई भी पर्सनल फीलिंग क्या कहती है, अपना रिलेशनशिप किसी से कैसा है, या अपना प्रिजुडिस क्या है, अपना पूर्वाग्रह क्या है, अपना ओपिनियन क्या है, इन सब से मुक्त होकर के और जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? इम्पार्शियलिटी कहलाता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड्स इलेक्शन, भारत में, पूरे भारत में इलेक्शन कराता है और वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पक्षपात नहीं होता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज होता है। कोई अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, चाहे वो गवर्नमेंट का भी हो, अगर इलेक्शन कमीशन के क्राइटेरिया को वायलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फाइन या फिर कोई ना कोई दबाव जरूर डाल देता है। ठीक है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि जितने भी भारत के जजेस हैं, जुडिशियल सिस्टम में जितने जज हैं, उनको इस आधार पर जजमेंट देना होता है कि वकील क्या दलील पेश कर रहे हैं, व्हाट इज रियल फैक्ट प्रेजेंटेड फ्रंट ऑफ मी, नॉट व्हाट इज माई बायस और व्हाट इज माई पर्सनल ओपिनियन। किसी भी जज का पर्सनल ओपिनियन क्या है इस आधार पर जज फैसला नहीं देता है, बल्कि जज किस आधार पर फैसला देता है? जो उसके सामने फैक्ट पेश किए गए हैं उस आधार पर। तो ये क्या है? ये इम्पार्शियलिटी है कि आप क्या सोचते हैं उससे हट करके जो आपके सामने फैक्ट प्रेजेंट किया गया है उसके आधार पर जजमेंट देना इम्पार्शियलिटी है। जैसे अन्ना राजम मल्होत्रा, ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल IAS ऑफिसर थी। इनको जब शुरू में इनको जॉब में इंट्रोड्यूस किया गया तो अर्ली डेज में इनको पोस्टिंग में कहा गया कि ये इनको वीमेन सेंट्रिक वर्क नहीं दिया जाएगा, जहां पर महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वहां पर इनकी पोस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका अपना प्रिजुडिस रहेगा, पूर्वाग्रह रहेगा और ये महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा झुक जाएंगी और फिर अनफेयर हो जाएंगी, फिर इम्पार्शियलिटी का बिहेव करेंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अर्ली पोस्टिंग इन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। कहा कि नहीं, मुझे किसी भी पोस्ट पे दिया जाए वहां यह नहीं देखा जाए कि आई एम अ फीमेल और अ मेल, मैं इक्वल ट्रीट करूंगी सबको। ठीक है। तो बिना किसी जेंडर बायस के इन्होंने अपना ड्यूटी निभाया, तो ये कहलाता है इम्पार्शियलिटी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए इम्पार्शियलिटी क्या है। ठीक है। सबसे पहला है पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी एंड नेक्स्ट वन इज पब्लिक इम्पार्शियलिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स। अब पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी क्या है? यह है कि सर्विंग गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इक्वली वेल इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑन पर्सनल ओपिनियन और आइडियोलॉजी। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी आइडियोलॉजी की सरकार हो, सब में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है? इक्वली वेल तरीके से निभाना है। ठीक है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पर्सनली सपोर्ट करते हो, किसी भी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको हटा करके और अपनी ड्यूटी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करना, यह क्या है? पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी। ठीक है। जैसे IAS MG देवा सहायम, ये IAS MG देवा सहायम थे। इन्होंने क्या किया? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कहा कि नहीं, ये इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम में जब ये वर्क कर रहे थे तो इनके काम में बार बार पॉलिटिकल इंटरफेयर किया जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि नहीं, अपोज्ड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इन्होंने कहा नहीं नहीं, कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एज अ सिविल सर्वेंट्स जो मेरी ड्यूटी है आई विल वर्क ऑन इट। मैं कोई पॉलिटिकल फेवर नहीं करूंगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो, मैं अपनी ड्यूटी अपने रूल बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग ही फॉलो करूंगा। तो ये क्या थी इनकी
ISMG देवासायम की इम्पार्शियलिटी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष नहीं लेना। ठीक है, अब आते हैं सोशल और पब्लिक इम्पार्शियलिटी। पब्लिक इम्पार्शियलिटी क्या है? कैरीज आउट हिज हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ फेयर, जस्ट एंड ऑब्जेक्टिव विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के अपने काम को पब्लिक में पूरा करना, यही क्या है? पब्लिक इम्पार्शियलिटी। जैसे ISSR शंकरन, आंध्र प्रदेश के कैडर के IAS हैं। इन्होंने क्या किया कि ये खुद अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्होंने दलित एंड आदिवासी के जो राइट्स थे उनको सिक्योर किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो मैं किस जाति का हूं, किस धर्म का हूं, इससे हट करके और समाज में जो कमजोर है उसको अपलिफ्ट करने की जो कोशिश हुई, यह क्या है? यह है पब्लिक इम्पार्शियलिटी फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जान लिया कि इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी क्या है, पब्लिक इम्पार्शियलिटी क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगर इम्पार्शियलिटी नहीं हो तो क्या होगा। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे IAS अनिल गोस्वामी, इन पर आरोप लगा था कि ये फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे, तो इन पर आरोप लगा था कि ट्राई टू इन्फ्लुएंस द CBI टू स्टॉप द अरेस्ट ऑफ अ मिनिस्टर इन शारदा स्कैम। आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल में शारदा चिटफंड स्कैम हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम था, उसमें बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व थे। तो उसमें उस समय ये IAS अनिल गोस्वामी क्या थे? फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे। यूनियन होम सेक्रेटरी मतलब IAS के सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे हुए थे ये, और वहां से इन्होंने CBI को क्या कर दिया? CBI को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी कि इस मिनिस्टर को अरेस्ट मत करो। तो ये क्या हुआ? करप्शन प्रमोशन, करप्शन को बढ़ावा देना। सेकंड इज शशिकांत शर्मा, ही वॉज अपॉइंटेड एज CAG अपॉइंट हुए, और यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इनका, उसके बाद भी इनको CAG अपॉइंट किया गया 2013 में। जब विनोद राय रिटायर्ड हुए तो उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया, और अपॉइंटमेंट से पहले ये क्या थे? डिफेंस सेक्रेटरी थे 2013 में। तो डिफेंस सेक्रेटरी जैसे ही रिटायर्ड होता है उसको तुरंत कैग बना दिया गया। कैग का काम क्या है? गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल्स के खर्चे हैं उसकी ऑडिटिंग करना। तो इनको अपने खर्चे, इन्होंने जस्ट खर्चे किए थे, उसको अगले साइकिल में ऑडिट करना था, ये खुद कैग बन गए, मतलब अपने खुद के किए हुए खर्चे की ऑडिटिंग खुद किया। ये क्या है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां भी क्या है? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इम्पार्शियलिटी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से बिहार में जब लालू प्रसाद यादव का टेन्योर था तो उस समय बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, चारा घोटाला स्कैम। उसमें बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स इन्वॉल्व थे, और इन्होंने क्या किया था? लालू प्रसाद यादव ने, ये जब अपॉइंटमेंट करते थे बड़े बड़े हायर पोस्ट में सिविल सर्वेंट्स को, तो उस समय कास्ट एंड लॉयल्टी देख करके वहां पर अपॉइंटमेंट होता था। तो जो सिविल सर्वेंट्स थे वो लॉयल्टी दिखाते थे। ये क्या है? पक्षपात है, तो इम्पार्शियलिटी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पार्शियलिटी क्या होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति में इम्पार्शियलिटी कब आएगी, किसी भी सिविल सर्वेंट्स में इम्पार्शियलिटी कब आएगी? अब उससे 4 चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर उसमें ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब कि किसी भी डिसीजन को वो फैक्ट के आधार पर लेता है, न कि अपने प्रिजुडिस के आधार पर। अगर वो किसी भी डिसीजन को लेता है तो देखता है कि यहाँ पर तथ्य और तर्क मेरे सामने क्या है, उसके आधार पर डिसीजन लेता है। नॉन पार्टिजनशिप मतलब पक्षपात नहीं करता है, किसी के पक्ष में झुका हुआ नहीं होता है। ट्रांसपेरेंसी, उसके डिसीजन ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो भी डिसीजन लेता है सबको पब्लिकली पता होता है कि ऑन व्हाट बेसिस ही और शी हैज टेकन द डिसीजन। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज जस्टिस, उसमें न्याय की भावना है। तो इम्पार्शियलिटी कैसे आएगी? जब किसी व्यक्ति में ऑब्जेक्टिविटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, नॉन पार्टिजनशिप होगा एंड जस्टिस होगा। ठीक है, जैसे जस्टिस की अगर हम बात करें तो IAS R बालाकृष्णन, ये उड़ीसा कैडर के IAS थे। वर्कड विथ अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स,
ट्राइबल सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया। तो इससे क्या हुआ, सोशल जस्टिस हुआ। ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर होते हुए भी हार्ड वर्किंग थे और इन्हें पता था कि मेरा काम क्या है, जस्टिस सिक्योर करना टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एंड इन्होंने उस काम को बखूबी अंजाम दिया। सेकेंड वन इज नॉन पार्टिजनशिप, पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करना। विनोद राय जब कैग थे तो इन्होंने इनको अपॉइंटमेंट किया था जिस सरकार ने, उसी सरकार के स्कैम को इन्होंने क्या किया, एक्सपोज किया। ठीक है, विदाउट फेवरिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो इन्होंने कोई फेवर नहीं किया और बिना किसी पक्षपात के जो स्कैम हुए थे उसको एक्सपोज किया। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रांसपेरेंसी। आईएएस डॉक्टर समित शर्मा, ये राजस्थान कैडर के आईएएस थे, इन्होंने जब ड्रग कंट्रोलर वहां पे हुआ करते थे तो क्या किया था, डिस्प्लेड मेडिसिन प्राइसेस पब्लिकली इन हॉस्पिटल्स। किसी भी मेडिसिन का प्राइस कितना है पब्लिकली हॉस्पिटल में लिख करके टंगवा दिया, सभी हॉस्पिटल्स में। तो इससे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी आई, लोगों को पता चला कि इस मेडिसिन की कीमत कितनी है और अब भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, पूरे सिस्टम को, दवाई के प्राइस को ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जैसे आईएएस अशोक खेमका सर, इन्होंने लैंड स्कैम को एक्सपोज किया। हरियाणा कैडर में लैंड स्कैम जो हो रहे थे उनको सबको एक्सपोज किया विदाउट एनी फियर, और जो फैक्ट थे उसके आधार पर कि यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड्स हैं, यहाँ पर प्रोटेक्टेड साइट्स हैं, यहाँ पर लैंड स्कैम हुआ है, उनको एक्सपोज किया। ठीक है, तो ये चार चीजें मिल जाती हैं तब क्या होता है, इम्पार्शियलिटी। तो इससे हमने ये जान लिया कि इम्पार्शियलिटी के फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि इम्पार्शियलिटी में चैलेंजेस क्या हैं, क्यों सिविल सर्वेंट्स इम्पार्शियल नहीं रह पाते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है पॉलिटिकल प्रेशर। जो उनके पॉलिटिकल बॉस होते हैं वो उनको फेवर करने को डिमांड करते हैं और सिविल सर्वेंट्स पर प्रेशर होता है कि अगर फेवर नहीं करेंगे तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, सर्विस से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के इम्पार्शियलिटी को लैक हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज करप्शन एंड लॉबिंग। कभी भी ऑफिस में आप गए, वहां पर पहले से ही करप्शन का माहौल है, बड़ा बड़ा लॉबी सिस्टम बना हुआ है, तो आप भी किसी न किसी लॉबी में चले जाते हैं और जैसे ही लॉबी में गए तो आपके सामने फिर इम्पार्शियलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आप क्या करने लगते हैं, पक्षपात करने लगते हैं, किसी न किसी लॉबी के फेवर में काम करने लगते हैं। थर्ड वन इज कल्चरल एंड रिलीजियस बायस। बहुत सारे आईएएस आईपीएस या बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के बारे में ऐसा इंफॉर्मेशन रहता है कि वो अपना पर्सनल प्रिजुडिस रखते हैं, कल्चरल और रिलीजियस, कि मैं इस कल्चर का हूँ, मैं इस रिलीजन का हूँ, तो अपोजिट के रिलीजन से थोड़ा अनबायस हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े बायस हो जाते हैं। तो यह भी क्या है, यह भी चैलेंज है किसके लिए, इम्पार्शियलिटी के लिए। नेक्स्ट वन इज पर्सनल रिलेशनशिप। कभी कभी सिविल सर्वेंट्स को अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या अपने दोस्त मित्रों के लिए क्या करना पड़ता है, फेवर करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं यह भी आपके लिए चैलेंज बन करके आती है। जैसे किसी सिविल सर्वेंट्स के पास आया, जैसे एज डीएम आप हैं, डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट की एक फाइल आई है कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना है, किसको देना है। अब पता चला कि आपके भाई ने भी कॉन्ट्रैक्ट डाला है और भाई ने कहा कि भाई इस बार का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो ये क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप। इसने क्या कर दिया, आपको बायस बना दिया टुवर्ड्स योर ब्रदर्स। ठीक है, तो यह चैलेंज है। एंड नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो आप अपने मर्जी से काम करेंगे, जिधर जिसको चाहे जैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई देखने वाला नहीं है, तो मैं अपने मर्जी से काम कर सकता हूं। तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, ये सभी चीजें इम्पार्शियलिटी को रोक देती हैं। तो चैलेंजेस देखा हमने। अब देखते हैं कि मेजर टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी, कैसे इम्पार्शियलिटी को बढ़ाया जाए। पहला है इथिकल ट्रेनिंग। उनके ट्रेनिंग में इथिकल नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएं। जैसे यूपीएससी ने क्या किया, 2013 में सिलेबस में रिफॉर्म करके एथिक्स एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉस। एंटी करप्शन लॉ जो भी है, कानून हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्ट करो और सिविल सर्वेंट्स अगर इसमें पाए जाते हैं तो उनको तत्काल पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन। अगर सिस्टम में
कोई ईमानदार है जो बेईमानी के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, तो उसकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो अगर विसल ब्लोअर्स जितने हैं उनको यह फील होगा कि मैं अगर करप्शन को एक्सपोज करूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा और मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे और साहस के साथ करप्शन को एक्सपोज करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिजिटल गवर्नेंस एंड ऑडिट, ई गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग सिस्टम। अगर ई ऑडिटिंग होगा, ई गवर्नेंस होगा, जितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सामने गवर्नेंस में आएगा उतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और उतना पक्षपात रुक जाएगा। नेक्स्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट एडहियरेंस। जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, मतलब सिविल सर्वेंट्स के काम करने के जो कोड बने हुए हैं, कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को ईमानदारी से फॉलो करना भी सुनिश्चित किया जाए। कोई सिविल सर्वेंट्स अगर उस कोड को वायलेट कर रहा है तो उस पर एक्शन लिया जाए। तो अगर स्ट्रॉन्गनेस के साथ, एडहेरेंस के साथ कोड ऑफ कंडक्ट को फुलफिल कराया जाएगा तो सिस्टम में क्या आ जाएगी, इम्पार्शियलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके साथ एक कोट है कि अ पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी लाइक सीजर्स वाइफ। जूलियस सीजर, ये रोमन कैरेक्टर हैं, उनकी वाइफ को माना जाता है कि सी वॉज वेरी लॉयल टू हर हस्बैंड। ठीक है, तो उतनी ही लॉयल्टी मानी जाती है एबव सस्पिशन। मतलब सिविल सर्वेंट्स का कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई डाउट ही नहीं कर सके। ठीक है, ये क्या है, एंशिएंट रोमन सेइंग्स है। तो एक सिविल सर्वेंट्स में इस स्तर की इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए कि उस पर कोई भेदभाव का आरोप कभी कोई लगा ही ना सके। ओके, तो चलिए, मुझे उम्मीद है इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है तो पीडीएफ के लिए आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ग्रुप का, चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप जाएंगे तो पूरा जो डेली का डिस्कशन का पीडीएफ होता है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।